आपके सामने रख रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज से गैस रिसाव के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। मुफस्सिल के साढ़ा इलाके में रामा कोल्ड स्टोरेज में ये गैस रिसाव हुआ और इसकी वजह से एक शख्स जो कि बीमार बताया जा रहा है उसको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। रामा कोल्ड स्टोरेज का ये मामला है जहां पर गैस रिसाव किया गया है। छपरा से बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज से गैस रिसाव की जानकारी मिल रही है जहां पर एक शख्स जो कि हॉस्पिटलाइज करवाया गया है और गैस रिसाव की वजह क्या है अब इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। फिलहाल ये खबर मिल रही है कि गैस रिसाव होने से वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना। एक शख्स जो कि बीमार बताया जा रहा है, गैस रिसाव की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई, उसको हॉस्पिटलाइज करवाया गया है। रामा कोल्ड स्टोरेज से ये गैस रिसाव हुआ है। संतोष गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, अभी वहां पर क्या स्थिति है और गैस रिसाव की जानकारी कब मिली? कितने लोग जो बीमार बताए जा रहे हैं हॉस्पिटलाइज कराए गए? लगभग रात के 11-12 बजे की घटना है। अचानक से मुफस्सिल का साढ़ा इलाका है जहां पे रामा कोल्ड स्टोरेज है, आलू प्याज वहां पे स्टोर किया जाता है। उसमें एक विस्फोट हुआ। जब बताया जा रहा कोई टंकी फट गई है, उसके बाद वहां जो पिछला उस कोल्ड स्टोरेज के पीछे रहने वाले लोग हैं वो प्रभावित हो गए। उनको बदबूदार गैस का एहसास हुआ, लोगों की आंखों में थोड़ी दिक्कत हुई। इसके बाद लोग हंगामे पर उतर आए। एक महिला को अस्पताल में भेजना पड़ा। उस महिला का कारण है कि उसे उल्टी जैसा कुछ महसूस हो रहा है। हालांकि डॉक्टरों ने उसे तुरंत ही छुट्टी दे दी है और बाद में अधिकारी भी पहुंचे वहां पर घटनास्थल पर। अधिकारियों ने भी माना कि रामा कोल्ड स्टोरेज ने जो सुरक्षा मानक है उसका कोई ख्याल नहीं रखा है, जिसके बाद उसके पूरे मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। फिलहाल स्थिति वहां सामान्य है और रात की घटना के बाद वहां पे जांच बैठा दी गई है। जी बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, रामा कोल्ड स्टोरेज से गैस रिसाव हुआ, एक शख्स को अस्पताल भेजा गया है फिलहाल और वहां पर एहतियात के तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं। गैस रिसाव की वजह से लोगों की परेशानी फिलहाल बढ़ चुकी है। पटना में खानसर के ग्लोबल स्टडीज कोचिंग में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी के बाद गोली चलाने की एक वायरल वीडियो ने कहानी को नया मोड़ दे दिया। गोली चलाने वाले की पहचान खान कोचिंग के सुरक्षा कर्मी के रूप में हुई है। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ के बाद दोनों सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार किया है, जबकि खानसर से भी पूछताछ की गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फैसल खान, यही ऑफिशियल नाम है पटना में कोचिंग चलाने वाले खानसर का। फैसल खान नाम को भले ही कम लोग जानते हों, लेकिन खानसर और उनका जीएस ग्लोबल स्टडीज कोचिंग एक ऐसा नाम है जिसे पटना से दिल्ली तक हर कोई जानता है। खानसर के इसी कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ और हमले की तस्वीरें आई। इसके बाद कुछ गिरफ्तारियां हुई। जांच अभी चल ही रही थी कि गुरुवार को सामने आए एक वायरल वीडियो ने कहानी को नया ट्विस्ट दे दिया। वायरल वीडियो में एक शख्स कई राउंड गोली चलाते दिख रहा है। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन लोग बता रहे हैं कि यह कोई और नहीं बल्कि खान ग्लोबल स्टडीज का गार्ड है। ये देखिए, इस वक्त लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दो सुरक्षा गार्ड जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है, उन्हें बाहर निकाला गया है और ये लाइव तस्वीर आप देखिए। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने पहले उसी कोचिंग में खान सर से पूछताछ की, फिर खान ग्लोबल स्टडीज के दो गार्ड को हिरासत में लेकर कदम कुआं थाने पहुंची। पूछताछ में दोनों ने फायरिंग की बात कबूल की। इसके बाद पुलिस ने हथियारों को जब्त करते हुए दोनों को अरेस्ट कर लिया। सवाल है कि क्या खान ग्लोबल स्टडीज के गार्ड ने फायरिंग की? अगर हां, तो क्या कोचिंग के नाम पर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है? और सबसे बड़ा सवाल, जहां इस तरह फायरिंग और तोड़फोड़ होगी वहां बच्चे कैसे पढ़ेंगे? देखिए, पुलिस के लिए है जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और जो भी इसका दोषी है उसे सजा दिया जाए और ये आपसी द्वेष नहीं रखना चाहिए किसी को भी। पटना का कदमकुआं इलाका बिहार के सबसे बड़े कोचिंग केंद्रों में गिना जाता है। इनमें खान ग्लोबल स्टडीज, ज्ञान बिंदु कोचिंग प्रमुख नाम है। तो क्या ये पूरी घटना के पीछे कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा की लड़ाई है या फिर वर्चस्व की जंग? न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार, अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पटना में खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैसल खान के विरोध में ज्ञान बिंदु कोचिंग के सैकड़ों छात्र सड़क पर उतर चुके हैं और उन्होंने ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद की गिरफ्तारी पर विरोध जाहिर किया।
साथ ही फायरिंग की घटना के खुलासे के बाद फैजल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी की मांग की गई है। प्रदर्शनकारी छात्रों से बात की है पटना संवाददाता रजनीश कुमार ने, उनकी बातचीत आपको दिखाते हैं। छात्रों का, क्योंकि कल आनन फानन में आरोप यह है कि रोशन आनंद जो ज्ञान बिंदु के संचालक है उनकी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन वीडियो फुटेज आने के बाद भी फैसल खान जो एक तरह से खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनके गार्ड जो हैं उनको हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार किया गया है। बड़ी संख्या में देखिए कि यहाँ पर कैंडल मार्च में छात्र छात्राएं जो है पहुंचे हैं, छात्र नेत्री भी हैं। क्या डिमांड है आप लोगों का? डिमांड ये है कि आज कल जैसे रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई, स्टाफ में लड़ाई होता है और गिरफ्तारी रोशन आनंद की होती है, ये कहाँ तक सही है? जैसे उनके गार्ड को, खान के गार्ड को गिरफ्तार किया गया, खान को भी तो गिरफ्तार किया जा सकता है। सम्राट पुलिस संरक्षण दे रही है खान को, जल्द से जल्द खान की गिरफ्तारी हो और रोशन आनंद को रिहा किया जाए। आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा कि खुद वो फायरिंग किया है। पहले वो बोलता है खान कि 8 राउंड हमारे आंख के सामने फायरिंग हुआ। बोलने की नौबत क्यों आ गई? अब वो पब्लिसिटी स्टैंड है ना उसका। बिहार पुलिस का सामान्य समारोह होता है, 2 शिक्षक अपना अपना दबदबा दिखाते हैं, उसके बाद होता क्या है कि उसके पास मात्र 150 से 200 बच्चा पहुंचते हैं। क्या डिमांड है मुख्य रूप से? मुख्य रूप से यही डिमांड है कि खान को गिरफ्तार किया जाए, रोशन आनंद ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर को रिहा किया जाए। एक झूठे केस में उनको फंसाया गया है। देखिए ये खुशबू पाठक है, छात्र नेत्री है, क्या डिमांड है? सर मेरा कहने का मतलब यह बात है, अगर जिस तरह विवाद उत्पन्न हुआ, रोशन आनंद सर को 1 घंटा में बिहार पुलिस गिरफ्तार कर ली है और तुरंत के तुरंत रातों रात तक बेजेल में डाल दिया गया। और खान सर के स्टाफ को इस तरह हुआ है, होने के बाद भी खान सर फॉर्च्यूनर से गए हैं थाना में, उसको बिहार पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकता था थाना पर। अभी जो वीडियो फुटेज आया है उसके बाद जो एक्शन दिख रहा है उस पर क्या कहेंगे? तो उस पर जल्दी डालिए, आप जल्दी डालिए उनको, बाकी को रिहा करिए रोशन सर को। 3 कार्रवाई, एक तो कोल्ड स्टोरेज का मालिक जिन्होंने सीधा आरोप लगाया रोशन सर को बिना सबूत के, उसका गिरफ्तारी हो। एक खान सर का जो इन्होंने बोला मेरे सामने फायरिंग हुई, झूठा आरोप, पहले उसका गिरफ्तारी चाहिए, उसके बाद जो बदनाम कर रहे रोशन सर को उसका गिरफ्तारी होनी चाहिए। 5 देशरत्न मार्ग के बंगले को अस्थायी तौर पर सीएम आवास से एकड़े मार्ग से जोड़ा गया था। अब एकड़े मार्ग में मेंटेनेंस का काम पूरा हो जाने के बाद सरकार ने उस आदेश को निरस्त कर दिया है, यानी सीएम सम्राट चौधरी एकड़े मार्ग में ही रहेंगे और 5 देशरत्न मार्ग खाली हो चुका है। सवाल है कि सम्राट चौधरी ने बड़ा आवाज छोड़ा, क्या राबड़ी छोड़ेंगे? तेजस्वी को, राजद को टारगेट करेंगे तो हम सत्ता में सलाम। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने का नोटिस क्या मिला? बिहार में बंगले की सियासत चरम पर पहुंच गई। राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने से मना कर दिया तो आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर ही तंज कसना शुरू कर दिया। तेजस्वी को, राजद को टारगेट करेंगे तो हम सत्ता में सलाम। चंद दिन भी नहीं बीते कि सरकार ने एक आदेश जारी कर पिछले आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें 5 देशरत्न मार्ग के बंगले को अस्थायी तौर पर सीएम आवास एकड़े मार्ग से जोड़ा गया था। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने एक नजीर पेश किए हैं कि जो 5 देशरत्न मार्ग और अस्थायी रूप से एक अन्य मार्ग लोक सेवक आवास में शामिल किया गया था, उसको आज उससे अलग कर दिया गया है। यानी ये साफ हो गया कि सीएम सम्राट चौधरी अब लोक सेवक आवास एकड़े मार्ग में ही रहेंगे। सरकार के आदेश के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई। इनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मामले में सरकार की भद पिट जाए। एकड़े मार्ग और 5 देशरत्न मार्ग को लेकर विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया था। अब जेडीयू और बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं कि सम्राट ने बड़ा बंगला छोड़ा, क्या राबड़ी छोड़ेंगी? दूसरी तरफ राबड़ी देवी जी ने जिस तरीके से मकान को कब्जा करके रखा, ये राष्ट्रीय जनता दल की उस मानसिकता को दर्शाता है जिसने केवल लूट तंत्र को स्थापित किया। पहले जो कांग्रेस के नेता एकड़े मार्ग और 5 देशरत्न मार्ग को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे थे, वो अब सरकार के ताजा आदेश के बाद क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। सैकड़ों विमर्श के मुद्दे हैं, ये तमाम मुद्दे छोड़ दिए जाए और बस ये बहस की जाए कि फलना इस आवास में रहेंगे कि उस आवास में रहेंगे। क्या यही बिहार का विमर्श है? शर्म आती है।
बंगले वाले विवाद की शुरुआत तब हुई जब सरकार ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करने और 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट होने का नोटिस दिया। सवाल फिर वही कि सम्राट ने बड़ा बंगला छोड़ा, क्या राबड़ी छोड़ेंगे? न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, रजनीश कुमार और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, आज भी सीएम सम्राट का ताबड़तोड़ कार्यक्रम है और 10 बजे जेपी नारायण को वो नमन करेंगे। 10:20 पर उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है कि जेपी गंगा पथ पर पहुंचेंगे, पौधारोपण करेंगे। 11 बजे लोक भवन में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे सीएम और 4 बजे नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल कमेटी की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक वो करेंगे। और इसके बाद देखिए 5 बजे नीट परीक्षा की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक है, उसमें वो शामिल होंगे। 5:30 बजे अन्य परीक्षाओं को लेकर समीक्षा बैठक होनी है, उस कार्यक्रम में सीएम पहुंचेंगे। तो आज भी बैक टू बैक सीएम के कई कार्यक्रम हैं जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, लालू परिवार की सुरक्षा की समीक्षा की गई है। बिहार सरकार ने जारी की है लालू परिवार की सुरक्षा सूची। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को पहले Z+ सुरक्षा मिलती थी, लेकिन अब दोनों की सुरक्षा में कटौती कर दी गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा पहले की तरह मिलती रहेगी। तेज प्रताप को पहले A कैटेगरी की सुरक्षा मिलती थी, लेकिन अब उन्हें एक अंगरक्षक मिलेगा। सांसद मीसा भारती को 3 सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा मिलेगी। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री को एक सुरक्षा कर्मी मिलेगा। तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, लालू जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, श्रीमती राबड़ी देवी जी पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद हैं, मीसा भारती जी लोकसभा की सांसद हैं और जिनको भी सुरक्षा मुहैया कराए गए हैं ये सुरक्षा मानकों के आधार पर और जो सरकार के पास रिपोर्ट है उसके आधार पर दिए गए हैं। लेकिन सरकार के लोग इस तरह से माहौल बनाने का काम कर रहे हैं जैसे लगता है कि उन्होंने अपने घर से ही किसी को सुरक्षा गारद मुहैया कराया है। लालू जी के लंबे चौड़े कुनबे के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। लालू जी को पहले जाकर उनकी गिनती करनी चाहिए। दूसरी बात कि अगर उनके पास उनकी सुरक्षा को लेकर कोई विशेष इनपुट है तो उन्हें सरकारी एजेंसियों से साझा करना चाहिए। बिना किसी आधार के डर का माहौल बनाना यह राजनीतिक सहानुभूति प्राप्त करने का बेहद ही स्तरहीन प्रयास है। दिक्कत मानसिकता की है। लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार इस बात को समझता है कि सत्ता उनकी बपौती है, पर सत्ता किसी की बपौती नहीं होती। सत्ता साधन होता है सुशासन के लिए, जनता की सेवा के लिए। पर लालू परिवार के लिए सत्ता सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की सेवा का साधन बन के रह गई है। और पटना से आपके सामने एक और बड़ी खबर रख रहे हैं। बिहार के पिंक बस को मिली है पहचान। राष्ट्रीय स्तर पर पिंक बस की पहचान बनी और परिवहन विभाग को इसके लिए स्कॉच सम्मान दिया जाएगा। 20 जून को नई दिल्ली में यह सम्मान दिया जाएगा। परिवहन सचिव राजकुमार ने इस पर खुशी का इजहार किया और बिहार के लिए गर्व और सम्मान की ये बात है। 100 पिंक बस का परिचालन किया जा रहा है और देखिए इसको रिकॉग्नाइज किया गया है और ऐसे में इसके लिए सम्मान भी दिया जाएगा। दिल्ली में सम्मान समारोह का आयोजन होगा जहां पर सम्मान दिया जाएगा क्योंकि पिंक बस ने अपनी पहचान बनाई है जो कि महिलाओं के लिए चलाई जाती है। सरकार का ये एक बेहतर कदम जिसकी अब राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना की जा रही है और राष्ट्रीय स्तर पर पिंक बस ने अपनी पहचान बना ली है। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में आग लग जाने से 5 लोगों की मौत हो गई। इसमें से 3 मुजफ्फरपुर जिला के निवासी हैं। डीएम ने मृतक और पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई है। डीएम के निर्देश पर सीओ ने मृतक के निकटतम आश्रित का आपदा प्रबंधन के तहत 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह अनुदान राशि सौंपी, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। डीएम ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए 5 अधिकारियों की टीम गठित की है और जल्द जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। जांच टीम में अपर समाहर्ता आपदा, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी, सिविल सर्जन, एसडीपीओ पूर्वी और जिला अग्निशमन पदाधिकारी शामिल हैं। और मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में हुए दर्दनाक अग्निकांड मामले में तिरहुत के कमिश्नर गिरिवर दयाल सिंह ने अस्पताल प्रबंधन और मालिक के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपना लिया है। घटना के बाद
खुद अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। कमिश्नर ने वहां पर गंभीर लापरवाही पाए जाने की बात कही। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कोई भी फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं, जो कि नियमों का सीधा उल्लंघन है। मौके से और अधिक जानकारी इस पर दे रहे हैं संवाददाता प्रियांक सौरभ। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अस्पताल में जो इनका कहना है कि जो वेंटिलेटर है जो ब्लास्ट किया, वो किस परिस्थिति में ब्लास्ट किया और अस्पताल की जो है मान्यता जो है, हालांकि प्रथम दृष्टया हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन ये हम लोग को देखना पड़ेगा कि 5वें फ्लोर पर आईसीयू क्यों था, और साथ ही साथ इसमें जो है हालांकि एग्जिट है दोनों फ्लोर पे है, लेकिन अन्य कारणों की जांच हम लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जांच रिपोर्ट जो है 2-3 दिनों में जब आ जाएगी, उसके पश्चात हम लोग जो है इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। यहाँ के जो मालिक है अस्पताल के, वो लोग नहीं आए हैं, मुझे मालूम चला है। हमने प्राथमिकी दर्ज करने का भी आदेश यहाँ पे दिया हुआ है, ताकि जो भी इस पे कल्प्रिट है, गुनाहगार है, वो हम लोग जो है पूरा हम लोग का प्रयास होगा, जो भी इसके गुनाहगार है वो बख्शे नहीं जाए। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में हुए भीषण अग्निकांड में 5 लोगों की मौत और दर्जन भर से ज्यादा गंभीर रूप से जख्मी मरीजों को लेकर अब अस्पताल प्रबंधन पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है। इसको लेकर खुद तिरहुत कमिश्नर जो हैं यहाँ पर पहुंचे थे, गिरिवर दयाल सिंह यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने खुद मुआयना किया है घटनास्थल, जो आईसीयू है जहां पर आग लगी थी, और इन सब की जांच उन्होंने खुद की है। और आग लगने की घटना कैसे हुई, ये तमाम चीजों की जांच वह खुद वहां पर मौके पर पहुंचे थे, निरीक्षण करने पहुंचे थे। और इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में सीधे तौर पे कह दिया कि इस पूरी घटना में जो अस्पताल प्रबंधन है उसकी लापरवाही तो दिख ही रही है, साथ ही साथ फायर सेफ्टी को लेकर भी कोई भी विशेष व्यवस्था नहीं की गई थी। ऐसे में पूरी लापरवाही दिख रही है। इस सब के अलावे जो अस्पताल के मालिक हैं, जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, हॉस्पिटल के ऑनर है, इन सब का रवैया जो है वह काफी निराशाजनक रहा। उन्होंने इस मामले में कोई भी तत्काल एक्शन नहीं लिया, कोई सूद नहीं ली, एक बार भी आकर पूछा भी नहीं। ऐसे में इन सब पर कार्रवाई करने की बात हमने कही है। खुद तिरहुत कमिश्नर यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने अस्पताल प्रबंधन और अस्पताल ऑनर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी दे दिया है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा स्थित निजी हॉस्पिटल का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली और राज्य मानवाधिकार आयोग पटना के समक्ष पहुंच चुका है। निजी हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में अचानक आग लगने के कारण मरीजों की मौत हुई। इसी मामले में जिले के मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा ने दोनों आयोगों में याचिका दाखिल किया है। उन्होंने मानवाधिकार आयोग से रिटायर्ड जज की निगरानी में मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। हमारा डिमांड यह है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली, राज्य मानवाधिकार आयोग पटना के निगरानी में, रिटायर्ड जज के निगरानी में उस पूरे मामले की जांच हो। इसके लिए मेरे द्वारा 2 पिटीशन अलग अलग सेट में फाइल किया गया है। एक पिटीशन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के समक्ष हमने फाइल किया है, दूसरा राज्य मानवाधिकार आयोग पटना के समक्ष हमने पिटीशन फाइल किया है। हमने यह डिमांड किया है कि रिटायर्ड जज के निगरानी में इस पूरे मामले की जांच हो। और मुजफ्फरपुर के अस्पताल में हुए अग्निकांड पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मंत्री रामकृपाल यादव ने मृतकों के प्रति संवेदना जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये घटना बेहद दुखद है। भविष्य में देश के किसी भी अस्पताल में ऐसी दुर्घटना ना हो, इसके लिए सुरक्षा मानकों को मजबूत करने की आवश्यकता है। मुजफ्फरपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ एक अस्पताल में हादसा हो गया और लगभग 5 से 6 लोगों की मौत हो गई। तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना मैं मानता हूँ, मगर भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति बिहार के किसी कोने में न हो, सरकार ने इसको संज्ञान में लिया है और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मानक के हिसाब से आगे भी हॉस्पिटल का निर्माण हो और सब सुविधा दिया जाए जो एक हॉस्पिटल में आवश्यकता है। मुजफ्फरपुर के एक निजी नर्सिंग होम में आग लगने से कई मरीजों की दर्दनाक मौत के बाद स्वास्थ्य संस्थानों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। इस बीच न्यूज 18 की टीम ने मोतिहारी के सदर अस्पताल के पुराने भवन का जायजा लिया। जांच में सर्जिकल, वृद्ध, जनरल और नशा मुक्ति वार्डों के अंदर आग बुझाने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं मिली। एक तरफ मुजफ्फरपुर में निजी नर्सिंग होम में आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर फायर सेफ्टी को लेकर अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्था है। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये मोतिहारी के सबसे बड़े सरकारी सदर अस्पताल की तस्वीर है।
और अमूमन काफ़ी संख्या में मरीज भी यहाँ भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। ये विशेष वार्ड बनाया गया है, लेकिन जो तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि कहीं भी फायर सेफ्टी को लेकर कोई विशेष व्यवस्था जो है वो नहीं दिख रही है। कई जगहों पर, कुछ जगहों पर फायर सिलेंडर जरूर हैं, लेकिन जो वार्ड है, वार्ड के अंदर कोई विशेष व्यवस्था नहीं दिख रही है। वैसी स्थिति में जिस तरह से मुजफ्फरपुर में बड़ी घटना घटी, कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, तो बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर सरकारी सदर अस्पताल में आग लगने पर कैसे उसका रेस्क्यू किया जाए, कैसे आग बुझाया जाए, इसको लेकर कुछ विशेष पहल जो है वो नहीं दिख रही है। कहीं दिखाई दो ना, नहीं मुजफ्फरपुर में कई लोग मर गए, आग लग गया, यहाँ की व्यवस्था अपने ना दिखाई देती। देखिए, बिल्कुल कई लोग हैं जो अपने मरीज का इलाज कराने के लिए सदर अस्पताल में उन्होंने भर्ती जरूर कराया है, लेकिन फायर सेफ्टी को लेकर कोई व्यवस्था अभी तक नहीं दिख रही है। कई वार्डों की जो तस्वीर हम सामने ला रहे हैं, वैसी स्थिति में एक बड़ा सवाल जरूर है कि आखिर सरकार करोड़ों अरबों रुपए की राशि खर्च जरूर करती है, लेकिन फायर सेफ्टी को लेकर कोई विशेष पहल जो है वो मोतिहारी के सबसे बड़े सरकारी सदर अस्पताल में नहीं दिख रहा है। वैसी स्थिति में अगर कहीं शॉर्ट सर्किट से आग लग जाए या कोई बड़ी दुर्घटना घट जाए, वैसी स्थिति में लोगों का रेस्क्यू कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा और जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को भी इस पर अलर्ट रहना होगा, ताकि हर वार्ड में फायर सेफ्टी को लेकर व्यवस्था जो है वो की जाए, ताकि अनहोनी होने पर जल्द से जल्द उसका रेस्क्यू किया जाए। 19 कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी।